AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. I think I would do a great job as ruler of the world. AI tools have been unleashed into the public sphere, which may threaten the survival of human civilization. Very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. AI की वजह से 2000 से अभी तक करीबन आप लगा लीजिए 20 साल में 17 लाख नौकरियों पर इम्पैक्ट पड़ा है और आने वाले समय में ये नुकसान और बढ़ने ही वाला है। लेट 1950s, इस वक्त तक पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से हर एक फील्ड में कॉम्पिटिट कर रहे थे, चाहे बात इकोनॉमिक फील्ड की हो, डिप्लोमेटिक फील्ड की हो या फिर साइंटिफिक रिसर्च की हो। ये दोनों सुपर पावर्स इस लड़ाई में एक दूसरे को बहुत पीछे छोड़ना चाहते थे। इंटरनेशनली इनकी इस लड़ाई को आग देता है एक गेम, और इसी गेम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी नींव रखी। कौन था ये गेम? चलिए बात करते हैं। दरअसल अब तक अमेरिका और सोवियत यूनियन ने किसी भी लड़ाई में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया, पर इस गेम ने उन्हें इंटरनेशनली कॉम्पिटिट करने का एक मौका दिया। क्या आप इस गेम का नाम बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। ये गेम था चेस। दरअसल लेट 1950s तक चेस एक बहुत ही पॉपुलर गेम बन चुका था और इसके कई सारे इंटरनेशनल कंपटीशन भी कराए जाते थे। कंपटीशन को जीतने की होड़ इस कदर थी कि इन दोनों सुपर पावर्स ने चेस एकेडमी में भारी इन्वेस्टमेंट की ताकि वो अपने देश के टैलेंट्स को उठा के इंटरनेशनली ले जा सके और वहाँ से ट्रॉफी उठाकर अपने देश में ले आ सके। जहाँ बाकी दुनिया के लिए चेस एक केवल इंटरटेनमेंट का सोर्स था, वहीं एक व्यक्ति के लिए ये गेम किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं था, और ये व्यक्ति थे एलन मैथिसन ट्यूरिंग। 1950s में दो तरह के चेस बहुत ही फेमस थे, एक तो बोर्ड चेस और एक ह्यूमन चेस। ह्यूमन चेस में क्या होता था, इस चेस में एक्चुअल चेस के प्यादों की जगह इंसान लिया करते थे और कमांड लेके अपनी पोजीशन को बदला करते थे। और इस गेम ने ट्यूरिंग को एक क्लिक दी कि क्या मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं, क्या वो खुद की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का उपयोग करके चेस की चालों को चल सकते हैं, और क्या हम उन्हें सिखा सकते हैं। यही जानने के लिए ट्यूरिंग ने एक एल्गोरिथम फार्मूलेट किया और इसी एल्गोरिथम का उपयोग करके उन्होंने एक ट्यूनिंग मशीन बनाई। इस मशीन में एक लंबी मैग्नेटिक टेप लगी हुई थी जो कि छोटे छोटे सेल्स में बटे हुए थे, और हर एक सेल किसी न किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करता था, जिसे ट्यूरिंग ने नाम दिया अल्फ़ाबेट। इस मशीन के बनाने का मकसद था मशीन्स के कंप्यूटिंग एबिलिटी को चेक करना। ट्यूनिंग का मानना था यदि मशीन की कंप्यूटिंग एबिलिटी को चेक करना है तो उन्हें चेस के गेम से गुजारिए। होता क्या है कि एक चेस के गेम में कुल 64 खाने होते हैं, 32 प्यादे होते हैं और 2 खेलने वाले, और हर एक प्यादे के चलने के तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हाँ, कुछ लोगों का मैच करता है, पर वो इस खेल में हर प्यादे के चलने की प्रोबेबिलिटी 10⁻40 मूव्स है, और यहाँ तक कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये बताते हैं कि एक चेस को खेलने की इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज है जितने हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम्स नहीं हैं। ट्यूरिंग का मानना था जिस दिन एक मशीन इंसान को चेस के डुएल में हरा देगी, उस दिन मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्स्ट स्टेज को पार कर जाएगी। ट्यूरिंग अकेले साइंटिस्ट नहीं थे जो इस फील्ड पे रिसर्च कर रहे थे, बल्कि इनके अलावा कुछ और साइंटिस्ट भी थे जो सेम फील्ड में रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे, और उन्हीं साइंटिस्ट में से एक थे जॉन कर्थी। कर्थी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने में पूरा यकीन था। इन्होंने अपने आइडिया से सहमत होने वाले साइंटिस्ट की एक टीम बनाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का एक फाउंडेशन रखा। इनकी साइंटिस्ट के इस टीम में शामिल थे एलन ट्यूरिंग, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूवेल और हर्बर्ट साइमन। 1956 के गर्मियों के डॉट माउथ कॉन्फ्रेंस में सैनन और रोचेस्टर ने मिलकर सबसे पहली बार इस प्रोजेक्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, और ये पहली बार था जब वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंस में आता है। और इसी समय एक और वर्ड एग्जिस्टेंस में आता है जो कि आज के समय का कूलनेस का टैग है, और ये वर्ड था हैकर। उस समय हैकर उन्हें कहा जाता था जो कंप्यूटर्स के फील्ड में काम किया करते थे, पर आज हैकर्स की डिफिनेशन बिल्कुल बदल चुकी है। आज अगर आपको हैकर कहलाना है तो आपको वैराइटीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, पर अगर आप चाहें तो इन तरीकों से भी अपने आप को हैकर बुला सकते हैं। 1959 में कर्थी इन्वेंट करते हैं गार्बेज कलेक्शन को, जो एक तरह का मेमोरी मैनेजमेंट था जो लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। कर्थी एक कोल्ड वॉर वॉरियर भी थे, तो उन्हें एक चैलेंज मिलता है कि उन्हें रशियन चेस प्रोग्राम के खिलाफ
अमेरिका का चेस प्रोग्राम बनाना है। कर्ती इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं अमेरिका का चेस प्रोग्राम, और फिर शुरू होता है अमेरिका और रसिया का चेस डुअल। पर इस समय तक इंटरनेट हुआ नहीं करते थे, इसलिए चेस के मूव टेलीग्राम के थ्रू डिलीवर किए जाते थे, और इस मैच को खत्म होने में करीब 9 महीनों का समय लग गया, और सोवियत यूनियन ने इस मैच को 3-1 से कॉन्कर कर लिया। ये डुअल हारने के बाद कर्ती कभी भी चेस प्रोग्राम पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाए, पर उनकी इस कोशिश ने कई सारे और लोगों को चेस प्रोग्राम डेवलप करने की एक इंस्पिरेशन तो दे ही दी, और साथ ही एक चैलेंज भी कि क्या कभी मशीन्स इंसान को हरा पाएंगे। रुकिए जरा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ऐसा पहली बार होता है जब IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने सन 1966 में एक चेस डुअल में एक इंसान को 5 मैचेस में हराया। चलिए एक बार और 1950s में चलते हैं। इस समय में एक और साइंटिस्ट थे जिनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अप्रोच बिल्कुल अलग थी, और इनका नाम था जेफ हिल्टन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहते थे, जिसका इन्होंने नाम दिया था परसेप्ट्रॉन। इनका मानना था कि ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह से एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन में सिग्नल पहुंचाने का काम न्यूरॉन्स करते हैं, इस सिस्टम में सिग्नल पहुंचाने का काम करेंगे यही न्यूरल नेटवर्क्स। पर जैसा कि मैं पहले बात की, इस समय तक कोल्ड वॉर चल रहा था, और इस समय में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलना बहुत ही मुश्किल था, जिस कारण से हिंटन का ये प्रोजेक्ट डिले करना पड़ा। हिंटन का मेन ऑब्जेक्टिव था एक सेवरल लेयर नेटवर्क बनाना, जिसका उन्होंने नाम दिया था न्यूरॉन्स, और इन न्यूरॉन्स में वो डाटा को फीड करते, जिससे मशीन्स बिना किसी स्पेसिफिक रूल के किसी भी टास्क को परफॉर्म करना सीख सकते थे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इस आइडिया को सक्सेस होने के लिए चाहिए था लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिससे हम मॉडल को ट्रेन कर सकें। पर 1950s में इतने कोई एडवांस चिप्स नहीं थे जिसमें हम इन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को फीड कर सकें, जिस वजह से हिंटन का ये प्रोजेक्ट उस समय तक बहुत धीमा पड़ गया। और जब सन 2006 में सबसे पहली बार सुपर फास्ट चिप इंट्रोड्यूस होते हैं, तो पूरे इंटरनेट पे डाटा का सैलाब आ जाता है, और इससे हिंटन के कॉन्सेप्ट को एक बूस्ट मिलता है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर होकर सन 2010 में एक कंपनी एक स्टार्टअप डीप माइंड की फाउंडेशन रखती है। ये कंपनी कंप्यूटर्स को सिखाती है कि वो इंसानों की तरह गेम को कैसे खेल सकते हैं। बाद में इस कंपनी को गूगल एक्वायर कर लेती है, और इसके एल्गोरिथम में कुछ बदलाव करके सन 2016 में अपना खुद का AI लॉन्च करती है, जिसका नाम रखती है अल्फागो। और 2016 में ये AI एक ओल्ड चाइनीज गेम के वर्ल्ड चैंपियनशिप में उस समय के वर्ल्ड चैंपियन सेडॉन को 5 गेम के मैचेस में 4-1 से मात देती है। And I think it would be good if they could be weeded out. Do we have a resignation here? It could be that Lee Sedol has resigned. Yeah, Lee has. I'm getting word Lee has resigned. Yes. So, as you I said, believe a couple Lee- points yeah. behind Oh, after it's the a pity. comment. I would have liked to see the counting. Yeah, we'll get an official count at some point, but I'm going to trust Michael's count on this. So I think we're going to be wrapping up shortly and going to the press conference. But big congratulations, I think. इसके बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने वाले स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई। इसमें कोई शक नहीं है कि बीते कुछ दशकों के मुकाबले AI आज बहुत एडवांस हो चुके हैं। जहां 1945 के सबसे पहले कंप्यूटर ENIAC की प्रोसेसिंग स्पीड 5000 एडिशन पर सेकेंड थी, वहीं आज के सबसे एडवांस क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड 10⁻15 ट्रिलियन फ्लॉप्स पर सेकेंड है। जहां 1945 तक मशीन खुद सवालों का जवाब नहीं दे सकते थे, वहीं आजकल के मशीन अपने अंदर फीड किए गए डाटा को प्रोसेस करके एक सवाल के कई आंसर कई तरीकों से दे सकते हैं। एक मशीन की लर्निंग एबिलिटी एक इंसान से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जितना हमने पिछले 100 सालों में सीखा है, उतना एक मशीन महज कुछ घंटों में ही सीख सकता है। और हम इंसानों के इतिहास से भी बहुत कुछ सीख सकता है, चाहे अलग अलग सिचुएशन पे हमारी रिस्पॉन्स करने की टेंडेंसीज हो या फिर हमारी कमजोरी। मशीन्स अब शायद इंसानों के थिंकिंग पैटर्न को समझ रहे हैं। यदि यकीन नहीं होता तो अपने सोशल मीडिया रिकमेंडेशंस को अपने सर्च हिस्ट्री से मिला लीजिएगा। मुझे लगता है कि मशीन को सिखाकर हम मशीन को समझ रहे हैं, पर सच तो ये है कि मशीन अब हमें समझ रहे हैं। इसी के साथ हम अपने सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि क्या AI एक थ्रेट है और हमारा फ्यूचर इसके साथ कैसा होगा। सच कहें तो ये सोचने के लिए भी हम बहुत पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत आगे निकल चुका है। मशीन्स अब हमारी परछाई बन चुके हैं, इसलिए फ़र्क अब इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें ट्रेन कैसे करते हैं। क्या हम उन्हें भी उसी तरह से ट्रेन करेंगे जिस तरह से एक इंसान का माइंडसेट है।
जो कि अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसे अपने होने का एक गहरा एहसास है, जिसे फ़र्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यदि हम उन्हें भी ऐसे ही ट्रेन करने वाले हैं तो मुबारक हो, आपके सारे बुरे सपने सच होने वाले हैं। उन्हीं भयानक सपनों में से एक सपना है हमारी जॉब सिक्योरिटीज़ को लेके। अब देखना ये है कि आने वाले फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। वैसे हम चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के 1000 फायदे बता सकते हैं और उतने ही नुकसान भी, पर इसकी बात अब किसी और वीडियो में। और इसी के साथ सवालों की अंतिम कड़ी में एक आखिरी सवाल आपके लिए, क्या लगता है आपको टेक्नोलॉजी की इस बदलती रेस में एक आम इंसान इसे मैच कर पाएगा या फिर इसमें वो बहुत पीछे छूट जाएगा? इस रेस में सह मिलेगी या मात? चेकमेट।